हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का जो है चैप्टर 4 करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसके 3 चैप्टर पहले कर चुके हैं और आज हम इसका चैप्टर 4 करेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। फ्रेंड, थर्ड चैप्टर में हमने तंतुओं से वस्त्र तक जो है ये चैप्टर हमने थर्ड पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि तंतुओं से वस्त्र जो है किस प्रकार से बनते हैं और कौन कौन से वस्त्र कृत्रिम होते हैं और कौन कौन से प्राकृतिक होते हैं, और कृत्रिम वस्त्र हमें कहाँ से मिलते हैं और प्राकृतिक वस्त्र हम कैसे तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम जो है 7th क्लास की साइंस की बुक में ये सब पढ़ेंगे। तो देखिए, आज चैप्टर 4 करेंगे कि वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें जो है ये बताया गया है कि हमारे चारों जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम अलग अलग समूहों में जो है बांट सकते हैं, और वस्तुओं को जो है उसके कठोरता के आधार पर, विलेयता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर जो है विभाजित किया जाता है। तो देखिए, हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग यानी कि वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2 और 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप यानी कि नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने होते हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों की बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर में से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से तथा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट यानी कि बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू आदि चीज़ें जो है हो सकती हैं। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार है, वृक्ष है, दरवाजे हैं, ट्रैक्टर है और सड़कें हैं। इनको जो है हम क्लास में नहीं ला सकते। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज तथा लकड़ी से बनी होती हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनकी पहचान का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। देखिए, ये जैसे इसमें दिखाया गया वस्तुएं और पदार्थ जिनसे बनी है। प्लेट किससे बनी है? इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक से जो है इन चीज़ों से प्लेटें बन सकती हैं। पेन जो है प्लास्टिक से, धातु से, इन चीज़ों से जो है पेन
बनता है। तो फ्रेंड्स ये इसमें दिखाया गया। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स प्लास्टिक है, प्लास्टिक का उपयोग जो है एक से ज़्यादा चीज़ें बना सकते, जैसे प्लास्टिक से डिब्बे बन सकते हैं, प्लास्टिक से थैलियाँ बनती हैं, प्लास्टिक के और बर्तन बन सकते हैं, कुर्सी बन सकती है, मेज़ बन सकती है। तो एक वस्तु का उपयोग जो है, एक पदार्थ का उपयोग जो है विभिन्न वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चल रहा है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंगों से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई, देखिए पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि लकड़ी किससे बनी है। लकड़ी से क्या क्या बनता है? कुर्सी भी बनती है, मेज भी, हल भी, बैलगाड़ी भी, पहिए भी। और कागज से क्या क्या बनता है? पुस्तकें भी बनती हैं, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। तो इस प्रकार से एक पदार्थ से अनेक चीजें बनती हैं। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो देखिए पदार्थों के गुण, इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे कि पदार्थों में कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे विलेयता है, विलेयता के आधार पर, कठोरता के आधार पर, इस तरह से पदार्थों में अनेक गुण होते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए। देखिए फ्रेंड, अध्याय 3 में जो है हमने कपड़ों के बारे में पढ़ा था। यह ध्यान रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। यदि अब इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो यह हमारा कार्य हास्यप्रद प्रतीत होगा। हास्यप्रद क्योंकि उसमें से जो है कपड़े में से पानी छन के नीचे चला जाएगा, जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु या कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि खाना जो है पकाने के लिए जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं उससे जो है कागज जल जाएगा। तो इसका प्रयोग जो है बुद्धिमत्तापूर्वक नहीं, बुद्धिमानी नहीं होगा। तब हम यह देख सकते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। तो देखिए किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के गुण और उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर। अतः पदार्थ के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना दी गई। तो देखिए पदार्थ के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला गुण है दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे और एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। तो लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं होती हैं जो कि लकड़ी में नहीं होती। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट तथा चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह से पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक या धूति देखते हैं? तो धूति किसको कहते हैं? चमक को। जैसा भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए और धूतिवान या धूतिहीन यानी कि चमकवान और चमकहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे धूतिवान हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धूति होती है वे प्राय धातु कहते हैं। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। कौन से पदार्थ धातु होते हैं? जिनमें चमक होती है, धूति होती है यानी कि चमक होती है, वो क्या होते हैं? धातु। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना जो है धातुओं के उदाहरण हैं।
कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धुतिहीन यानी कि निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु या नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। वायु या नमी की अभिक्रिया के कारण जो है धातुओं पर जंग लग जाता है, जिससे वो धुतिहीन दिखाई देती हैं। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें धुति है अथवा नहीं। तो जिनमें धुति होती है वो क्या होती हैं? धातुएं। अब देखिए, कठोरता के आधार पर जो है हम धातुओं के गुणों के बारे पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने जो है पदार्थ के गुण जो है अब हम पढ़ रहे हैं, उसमें कठोरता के बारे में जो हम पढ़ेंगे। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना यानी कि संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ को आसानी से संपीड़ित हो जाती है यानी कि आसानी से दबाए जा सकते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। तो कोमल पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है या खरोंचा जाता है, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में विभिन्न पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुति, कठोरता, रुक्ष किसको कहते हैं? खुरदरे को, अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? देखिए, अब विलेय और अविलेय ये पदार्थों के गुण जो है हम पढ़ रहे हैं। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू यानी कि रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2.3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इस प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए यानी कि धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। ये देखिए, एक में जो है जल में नमक मिलाया गया है और रेत मिलाया गया है। विभिन्न ठोस पदार्थों के प्रकारों में मिश्रित करना। नमक जो है जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी भी लुप्त हो जाती है, बालू लुप्त नहीं होता। एक मिनट फ्रेंड्स, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए यानी कि विलीन हो गए हैं। हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्रियाकलाप 5 जो है हम पढ़ेंगे। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल तथा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए यानी कि इन द्रव्यों में से कोई भी एक द्रव्य मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षण को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेती। यानी कि जैसे तेल है वो जल में पूर्णतः मिश्रित नहीं होता और अपनी एक अलग परत बना लेता है। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रव्यों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में भली भांति मिश्रित हो सकते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। कुछ गैसें जल में विलेय होती हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं तथा पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो गैसें जो है वो जल में विलेय हो जाती हैं।
वस्तुएं जल में तैर और डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अम्लीय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता? तो शहद जो है घुल जाता है, कंकड़ जो है उसके नीचे बैठ जाते हैं गिलास की तली में। बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? अब जो है पारदर्शिता के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने लुक्का छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आपने खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि दूसरे आपको दिखाई न दे सकें। आपने इस स्थान को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी किन्हें कहते हैं? जिन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को हम देख यानी कि वस्तुओं को जिन पदार्थों में से आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच है, जल है, वायु है और कुछ प्लास्टिक जो है पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। क्योंकि वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ग्राहक को जो है ये चीज़ आसानी से दिख जाए, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। देखिए जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है कि दुकानदार जो है पारदर्शी डिब्बों में ही सामान को रखते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं जो हैं अपारदर्शी होती हैं। तो अपारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? लकड़ी, गत्ता और धातुएं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने के तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो जाता है परंतु पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता, उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी। पारदर्शी वो होते हैं जिनमें से आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है। अपारदर्शी होते हैं जिनके पार से देखा नहीं जा सकता। और पारभासी वे होते हैं जिनके पार से जो है वस्तु को थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के समूहों में बांट सकते हैं। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। क्या यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी? तो इस तरह से हथेली क्या होती हैं? पारभासी। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों के मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं, एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता
लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन जो है हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो देखिए ये कुछ जो है महत्वपूर्ण शब्द यहाँ आते, कठोर है, एविले है, धूती में है, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष यानी कि खुरदरा, विलेय, पारभासी, पारदर्शी। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में सारांश हम पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता तथा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने यानी कि मसूड़ होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि वसा डालकर जब हम एक कागज के आर पार देखते तो वो पारभासी होता है। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे हम बिल्कुल एक एक पॉइंट को जो है ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।